नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च का है और वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर हम चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उसमें सैम्पलिंग का स्टेप आता है। तो सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक पर चलते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ बात कि हमारा जो सैम्पलिंग का होता है टाइप्स होते हैं वो 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं। यानी कि एक हमारा होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरा हमारा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिफरेंट इतना है। तो यहाँ पर रैंडमली विधियों का यूज़ होता है। रैंडमली विधियाँ क्या होती है उसके बारे में मैंने आगे बता दिया है, तो आप वहाँ जाकर आगे प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में रैंडमली विधियों का यूज़ होता है जहाँ पर लोगों के चुने जाने की संभावना कैसे बनती है, समान बनती है, यानी कि बराबर बराबर होती है। यानी कि किसी के भी चुने जाने की जो संभावना होती है उसमें कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है वो अपनी पसंद से अपने रिसर्च के लिए लोगों को चुनता है। ओके, अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से, या तो ये भी बोल सकते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर बस ये दोनों में इतना ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर रैंडमली विधि का यूज़ होता है, यहाँ पर रिसर्चर खुद से अपनी मर्जी से लोगों का चयन करता है। चलिए अब देखते हैं मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, उसके जितने टाइप्स थे 4 टाइप्स थे, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब दूसरा हम देखने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में भी हमने कल के वीडियो में देखा था क्वोटा के बारे में। ओके, आज हम देखने वाले हैं एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के बारे में देखने वाले हैं, जिसे आकस्मिक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है और प्रासंगिक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है। ओके, तो देखते हैं कि आकस्मिक प्रतिदर्शन में क्या है। जब कभी आसानी से कोई भी व्यक्ति मिल जाए और उसे जानकारी प्राप्त की जाए तो उसे आकस्मिक प्रतिदर्शन कहते हैं। यहाँ शोधकर्ता बिना किसी योजना चयन के शोध प्रक्रिया में प्रतिदर्श चुनता है। देखिए, जब रिसर्चर मान लीजिए रिसर्चर कोई क्षेत्र में रिसर्च करना चाहता है, तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेगा, इस क्षेत्र में जाएगा और उसे जो भी लोग मिलेंगे उसके रिसर्च में जो उसकी रिसर्च की जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो भी लोग इसे यहाँ पर मिलेंगे उनसे वो मिलेगा और उनसे डाटा इकट्ठा करेगा। मान लीजिए, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो किसी भी प्रकार की योजना बनाकर नहीं जाएगा कि चले मैं इस व्यक्ति से मिलूँगा और इसके पास से मैं ये डाटा कलेक्ट करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो वहाँ जाएगा, उसे जो भी व्यक्ति मिलेगा उसे वो अपने रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन करेगा और उसके आधार पर क्या करेगा, डाटा इकट्ठा करेगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपने टीवी रिपोर्टर देखा होगा। तो टीवी रिपोर्टर क्या करता है, तो आपने अभी देखा था कि जो हाथरस में घटना घटी थी, है ना। तो हाथरस में जब घटना घटी थी तब टीवी रिपोर्टर क्या करते थे, वहाँ पर चले गए, जो भी लोग मिल गए और उनसे बातचीत कर ली और उनसे डाटा इकट्ठा कर लिया। ओके, तो वहाँ पर जब रिसर्चर होता है वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता नहीं होता है कि उसे कितने लोग मिलेंगे और कौन सी माहिती उनसे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये सब कुछ भी उसके पास उसे पता नहीं होता है। जब भी वहाँ जाएगा, जितने भी लोग मिलेंगे उससे वो क्या करेगा, उसके पास से वो डाटा इकट्ठा करेगा और इसी तरीके से वो क्या करता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है। चले देखते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं जो रिसर्चर होता है वो जिस लोगों का चयन करता है उन लोगों में भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब भी हम जिन लोगों को चुनते हैं, हमारा जो पूरा क्षेत्र होता है
उस क्षेत्र में से जिन लोगों को आपको सैंपल के तौर पर लेना है, उन लोगों में कुछ विशेषता होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो लक्ष्य जनसंख्या का सदस्य होना चाहिए। तो देखिए, हमारा लक्ष्य है, मान लीजिए हमारा लक्ष्य है कि गुजरात मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं चाहती हूँ कि गुजरात यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उसके पास जाऊँ और उनके पास से मैं कुछ डाटा कलेक्ट करूँ। ओके, यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे कुछ जानना है, तो मैं क्या करूँगी, गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अपनी सैंपल के तौर पर वहाँ पर ले लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी जाऊँगी और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मुझे मिलेंगे, वहाँ पर फिक्स नहीं होगा ना कि मुझे इतने 2000 स्टूडेंट मिलेंगे या 100 स्टूडेंट मिलेंगे या 500 स्टूडेंट मिलेंगे। जितने भी मिलेगी यूनिवर्सिटी में, जितने भी जहाँ भी जो भी स्टूडेंट खड़ा होगा, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी, उनके पास से इंफॉर्मेशन लूँगी, है ना। तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि यहाँ पर मैं जिस स्टूडेंट के पास जाती हूँ डाटा लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट है वो गुजरात यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए, या तो फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से संलग्न नहीं होना चाहिए, या फिर मान लीजिए गुजरात यूनिवर्सिटी के टीचर भी हो सकते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, है ना, गुजरात यूनिवर्सिटी के क्लार्क भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, गुजरात यूनिवर्सिटी से वो जुड़े हुए होने चाहिए। अब मान लीजिए ये कच्छ यूनिवर्सिटी है, क्या है, कच्छ यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, कच्छ यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी देखने आया है, और मैं वहाँ पर क्या करती हूँ कि स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी के जो भी उससे जुड़े जो भी लोग हैं उनसे डाटा इकट्ठा करती हूँ, और वहाँ पर ये बंदा जो मुझे मिल जाता है और मैं यहाँ पर उससे गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछेंगी, तो क्या उसे पता होगा? तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट कहाँ का है, कच्छ यूनिवर्सिटी का है, तो उसे गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो मैं इस तरीके से इस व्यक्ति से मैं कुछ भी डाटा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो लक्ष्य जनसंख्या का सदस्य होना चाहिए, जो व्यक्ति है वो, मान लीजिए मुझे गुजरात यूनिवर्सिटी के संलग्न डाटा इकट्ठा करना है, तो वो स्टूडेंट वो व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, गुजरात यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, उसकी स्वयं की मनमर्जी होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं होता है कि चलिए हम किसी की मर्जी के बिना उसे जोर ज़बरदस्ती करके उससे डाटा कलेक्ट करें, ये तो सही बात नहीं है ना। तो सामने वाला, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो बोलेगा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, तो क्या आप उसे मारोगे कि भाई क्यों नहीं देनी है, तुझे देनी ही पड़ेगी, हाँ? तो ऐसा नहीं करते हम। अगर उसकी मर्जी हो तो ही हम उसके पास से क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो प्रतिदर्श में चुने जाने वाले लोग हैं, वो क्या होना चाहिए, उसकी स्वयं की मन मर्जी होनी चाहिए। वो शारीरिक मानसिक रूप से भी क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जो भी प्रतिदर्श के रूप में हम जिसे भी लेते हैं, तो वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ किसी के पास से, अगर उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति खराब है, और जिसकी वजह से उसकी शारीरिक स्थिति या फिर जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, और वही उसी के रिलेटेड में अगर उससे कोई क्वेश्चन करती हूँ, तो हो सकता है कि वो इंसान है, उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति में बहुत ही खराब हो सकती है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हम अपने प्रतिदर्श के रूप में उसे चुनते हैं, तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। उसके चयन में योजना निर्मित नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब भी मैं उस प्रतिदर्श का चयन करती हूँ, तब वहाँ पर मेरी किसी भी प्रकार की योजना निर्मित नहीं होनी चाहिए। यानी कि चलिए मैं ये बना लूँ कि चलिए मेरे आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी और उनसे ही डाटा कलेक्ट करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी योजना के बिना ही हम वहाँ पर यूनिवर्सिटी जाएंगे, और यूनिवर्सिटी पर जो भी लोग हमें मिलेंगे, जो भी 100 मिले या 500 मिले या 1000 मिले या 5000 मिले, जितने भी लोग वहाँ पर मुझे मिलेंगे, उनसे मैं क्या करूँगी, अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा
किसी भी पर्सन को, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पर्सन खड़े हैं, तो मैं यहाँ पर जाकर, मुझे लगता है कि मुझे इस पर्सन से माहिती इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं यहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। कि अपनी मर्जी से मैं यहाँ पर किसी को भी अपने प्रतिदर्श के रूप में चुन सकती हूँ, लेकिन उसकी मर्जी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये आपको खास याद रखना है। तो आकस्मिक प्रतिदर्शन से यहाँ से बहुत सारी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ये 4 बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर क्या होता है, आकस्मिक रूप से, प्रासंगिक रूप से यहाँ पर प्रतिदर्श का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई जाती। तो यहाँ पर जितनी भी सैम्पलिंग के जितने भी टाइप्स है, उसमें ये एक ही टाइप्स ऐसा है जहाँ पर किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई जाती। ओके, तो ये आपको खास याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें बिना योजना के ही प्रतिदर्श को चुना जाता है, तो ये हमारा आंसर बनेगा एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, आकस्मिक प्रतिदर्शन या तो फिर प्रासंगिक प्रतिदर्शन जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर जनसंख्या सदस्य होनी चाहिए, उस जो भी हमारा क्षेत्र है उसका क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, उसकी मनमर्जी होनी चाहिए, वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और उसके चयन के बारे में योजना, कोई भी प्रकार की योजना निर्मित नहीं होनी चाहिए। आई होप को आपको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।